Hello my dear students, welcome to online class of physics. Today in this session, we are going to talk about a new topic and some numerical problems related to this topic. The name of the topic as you can see on the board is motional EMF. मोशन से जुड़ा हुआ EMF. क्या मतलब है इस चीज का कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कंडक्टर के अंदर करंट को पैदा करता है। तो किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से उसमें कितना ईएमएफ पैदा होगा, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, करंट कितना होगा और बाकी की चीजें क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन in magnetic field is called motional EMF। ठीक है, तो मैंने यहां पे इस डेरिवेशन को करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिया है। अब देखेंगे ये जो क्रॉस है दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड B हैविंग स्ट्रेंथ B, और ये किधर को जा रहा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ट जा रहा है, यानी कि आपसे दूर, इसीलिए मैंने क्रॉस से दिखाया इसको। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, मैंने एक सिंपल कंडक्टर को रखा है, मेटालिक कंडक्टर को रखा है जिसका नाम PQ है, जिसकी लेंथ L है। अब इस कंडक्टर को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाऊंगा। मैं क्या करता हूं कि यहां पे क्लोज सर्किट बनाने के लिए एक इमेजिनरी रेलिंग, और ये रेलिंग कैसी है, ये रेलिंग इस तरह से है कि कंडक्टर इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, मींस द कंडक्टर कैन मूव लाइक दिस राइट ओवर दिस रेलिंग। तो ये एक इमेजिनरी लूप बना दी मैंने। लेट्स से कि जब इस कंडक्टर को मूव करते हैं इस इमेजिनरी रेलिंग के ऊपर, तो ये जो डिस्प्लेस करता है ये x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता है। और अगर मैं यहां पे बेसिक फॉर्मूला लगाऊं किस चीज का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, बाय फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt, राइट। इसको मैं इधर अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं। व्हेन आई मूव द कंडक्टर इनसाइड, तो ये जो एरिया है, ये इमेजिनरी लूप और कंडक्टर ने बनाया जो एरिया है ये कम होता जाएगा, यानी कि फ्लक्स थ्रू दिस एरिया क्या होती जाएंगी, डिक्रीज। तो अगर हम यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करें, किसको, B A cos ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जो इमेजिनरी लूप और कंडक्टर मिलके ये क्रॉस एरिया बना रहे हैं, ये क्लोज लूप बना रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर को है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो, राइट। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि x, ब्रेड्थ ऑफ द कंडक्टर मतलब इसकी लूप की, ये जो इधर आएगा ये x डिस्प्लेसमेंट, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो अगले स्टेप में मेरे पास क्या आने वाला है, E इज इक्वल टू माइनस B, और साथ में एरिया के नाम पे क्या आना था, एरिया इज इक्वल टू एट एनी मोमेंट L इंटू एक्स होना था। अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, इधर क्या बचेगा, dx बाई dt। व्हाट इज dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या देती है हमें, वेलोसिटी v ऑफ दिस कंडक्टर। तो यहां पे ये जो माइनस dx बाई dt है, इसको मैं v के बराबर पुट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू BLV, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर EMF इंड्यूस्ड। अब आप यहां पे सोच रहे होंगे कि dx बाई dt तो वेलोसिटी होती है, ये तो मान लिया, लेकिन माइनस साइन कैसे आ गया साथ में। देखो इधर को जाते हुए x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सो डिक्रीमेंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिविंग यू वेलोसिटी।
तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि एक्स विद टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन उसके साथ अकोमोडेट कर दिया। अगर आपको ईएमएफ पता चल गया है तो अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होने वाला है, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला होगा E by R, EMF by resistance, where R is the resistance of conductor PQ। R क्या है, resistance of conductor PQ। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं तो करंट कितना आ जाएगा, BLV by R। और इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी हो तो क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, करंट, FBI। तो किधर को जा रहा है ये, मोशन इसका इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, और ये थंब मेरी, ये फिंगर किधर को है, मिडल फिंगर नीचे को। इसका मतलब कंडक्टर PQ में करंट किधर को प्रोड्यूस होगा, इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये करंट की डायरेक्शन नीचे को है। अगर करंट कंडक्टर में P से Q की तरफ जाएगा तो लूप में तो ऐसे ही घूम के जाएगा, ये जस्ट लाइक दिस। सो इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम P टू Q, राइट। और इसको इस रूल से भी देखा जा सकता है। देखो जब सीख लो, ये ट्रिक है बड़ी इंपॉर्टेंट। जब मैं इसको इधर ला रहा था तो ये एक्स कम हो रहा था, तो फ्लक्स भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब फ्लक्स के कम होने से, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ पैदा हुआ, ईएमएफ ने करंट पैदा किया। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये करंट इस तरह से पैदा होगा कि ये किसी चेंज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहता मैं नहीं परिवर्तन को मानूंगा, मतलब जो कहता फ्लक्स डिक्रीज हो रही है ना, मैं नहीं उनको डिक्रीज होने दूंगा। अगर आप इसको इधर लाके इसका एरिया कम करके फ्लक्स डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं इस कंडक्टर में करंट इस तरह से पैदा कर दूंगा कि फ्लक्स फिर से बढ़ जाए। अब फ्लक्स है किधर को, अंदर को। अगर आप इस पे राइट हैंड रूल लगाओ तो थंब मेरा किधर को जाएगा, अंदर को, और फिंगर्स कैसे घूमेंगी, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसमें करंट भी कैसे पैदा होगा, इस तरह से पैदा होगा। तो इस रूल से भी आप चेंज ऑफ फ्लक्स देख के इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हो। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। यहां पे कंडक्टर को पास लाने से एरिया कम हो रहा था, जिसकी वजह से फ्लक्स कम हो रही थी। ये इंड्यूस्ड करंट को बर्दाश्त नहीं था, तो उसने क्या कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा, तुम फ्लक्स कम कर रहे हो, मैं फ्लक्स बढ़ाऊंगा। मतलब कम हो रही है तो कम नहीं करने देनी, बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देनी, उल्टा चलूंगा मैं हमेशा, करंट कहता। तो अगर उसको फ्लक्स बढ़ानी है तो उसको अंदर को ही फील्ड बढ़ाना होगा, जो चीज ऑलरेडी है उसकी सपोर्ट करनी होगी। तो अगर मेरा थंब अंदर को जाता है, फिंगर्स कैसे घूमती हैं, फिंगर्स घूमती हैं क्लॉकवाइज। इसका मतलब करंट P से Q और इस इमेजिनरी सर्किट में ऐसे होते हुए जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से लो, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट से चाहे इस रूल से, बात एक ही बनेगी, याद रखना। चलिए इंड्यूस्ड करंट पता कर लिया। अब एक बात देखो, PQ कंडक्टर में करंट है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो हम इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस निकालेंगे अभी। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, राइट। इस पे कितनी फोर्स लगेगी वो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ILB साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा is the angle between length of the conductor या conductor and magnetic field। अब कंडक्टर पड़ा है in the plane of the board और फील्ड जा रहा है perpendicular to the plane of the board। तो थीटा कितना हो गया 90, यानी कि साइन 90 की वैल्यू अपने पास साइड पे लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी 1। तो इसको तो रहने देता हूं, F इज इक्वल टू I की वैल्यू ऊपर से पुट कर देते हैं। कंडक्टर में करंट कितना है, L एज इट इज रह जाएगा, B एज इट इज रह जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो फोर्स कितनी बनती है, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। और ये जो फोर्स है ये कितनी, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी। नाउ द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। ये देखो B अंदर को,
मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे को, तो मेरा थंब किधर है, इधर को। इसका मतलब जो फोर्स ये फील करेगा ये किधर को करेगा, बाहर को करेगा, ठीक है। अवे फ्रॉम वी वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है जो इधर को था इससे परे को लगेगी, बाहर को, ठीक है। और इसी फोर्स के अगेंस्ट आप इसको अंदर को लेके आओगे, आपका किया गया वर्क डन किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट, है ना आसान सी चीज। तो अगर मैं यहां पे पावर जनरेटेड की बात करूं, राइट, पावर जो होगी वो किसके बराबर होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी के। अब फोर्स कितनी है वो तो पहले बता चुके हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू एक वी और आ गया, तो ये कितना बन गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये बन गई पावर, ठीक है। इतनी पावर पैदा होगी, ठीक है। अब ये पावर डिसिपेट भी होगी, क्यों, मैंने यहां पे कौन सा इसके साथ कोई बल्ब लगा दिया या फैन लगा दी या मोटर लगा दी, ठीक है। तो पावर डिसिपेटेड अगर निकाली जाए, पावर डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू आप वहीं से फिल कर दो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर के साथ एक आर कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो ठीक है ना भाई, जितनी पावर पैदा हो रही है उतनी ही पावर डिसिपेट होती जा रही है, किस रूप में, हीट के रूप में। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया ही नहीं कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो पाती, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, हीट की फॉर्म में खपत होती रहेगी और एनवायरनमेंट को क्या होती रहेगी, लॉस्ट होती रहेगी। सो पावर प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड, ठीक है। तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल लग रहा है, आपने इस पे वर्क किया, मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट को क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, एनवायरनमेंट में आ गई, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे अच्छी तरह से अप्लाई होता है। चलिए, नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज कि ये तो रहा एक स्ट्रेट लाइन टाइप मोशन, अगर हम किसी चीज को रोटेशनल मोशन की फॉर्म में ले आए तो हमारे एक्सप्रेशन कैसे होंगे, ठीक है, वो भी जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन काफी बार सीबीएसई में पूछा गया है। लेट्स फोकस ऑन दैट। तो मैं इमेजिन कर लेता हूं यहां पे कि लिखते हैं मोशनल ईएमएफ इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन भी किसका, रॉड का। तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि यहां पे सब जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है, बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये फील्ड कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द बोर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस फील्ड के अंदर एक रॉड रख दी, थोड़ा मैं इमेजिनरी सा बना लेता हूं कुछ यहां पे, मुझे इसकी जरूरत है। तो मैंने इस फील्ड में एक रॉड रख दी, ये रही वो रॉड, ठीक है। इस रॉड की लेंथ कितनी है, एल लेंथ है इसकी, और इस पॉइंट को सेंटर मान के इस रॉड के दूसरे एज पे फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इस तरह से सर्कुलर मोशन में आ गया, रोटेशनल मोशन में आ गया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से घूमने लगा, राइट। तो हमें पता करना है कि जब ये इसके अंदर ऐसे घूम रहा होगा, ओ पॉइंट को फिक्स मान के एल लेंथ की रॉड, तो इसके एजेस, मतलब ये वाला एज अगर यहां से एक तार निकाल दूं
और यहां से एक तार निकाल दूं, ये वाला एच, तो यहां पे मेरे को कितना ईएमएफ मिलेगा, कितना करंट मिलेगा, कितनी हीट डिसिपेट होगी, ये सब निकालना है। चलो, तो हमें पता है कि यहां पे चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है, d5। वो फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस। कॉस किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, ये रॉड है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इनवर्ट्स, ठीक है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ट्स, तो वो कॉस 0 हो गया। अच्छा, अब ये एरिया कितना स्वीप कर रहा है, सपोज करो पूरे एक रोटेशन में ये कितना एरिया स्वीप करेगा, पाई एल स्क्वायर के इक्वल एरिया स्वीप करेगा, तो ये इसका चेंज इन फ्लक्स आ गया। आगे अगर ईएमएफ की बात करें, ई वो किसके बराबर होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ है, बी पाई एल स्क्वायर, टाइम पीरियड जो है यहां पे वो किसके बराबर होगा, टी के, राइट। अब 1/t को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो बी पाई एल स्क्वायर एफ, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये हमारे पास किसका बन जाएगा, ईएमएफ का पाई बी एल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको एफ की बजाय न्यू के साथ लिखना चाहते हो तो भी सेम बात है। अच्छा, करंट की बात करें अगर, इंड्यूस्ड करंट की, तो वो करंट होता है ई बाय आर के इक्वल, राइट। तो सपोज करो आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई बी एल स्क्वायर फ्रीक्वेंसी बाय रेजिस्टेंस। ये चीज आ गई, ठीक है। इस तरह से आप करंट निकाल सकते हो। अगर आपको हीट डिसिपेटेड निकालना है तो हीट डिसिपेटेड का हम क्या कर सकते हैं, वो आई स्क्वायर बाय आर इंटू टी निकाल सकते हैं। तो यहां पे आई की या किसी भी चीज की वी स्क्वायर बाय आर लगा सकते हैं, है ना, वी स्क्वायर बाय आर टी। तो वी और ईएमएफ एक ही बात है, तो मैं वी की जगह ई भी लिख सकता हूं। ई का सब्स्टिट्यूशन अगर हम यहां पे करेंगे तो हीट डिसिपेटेड कितनी आएगी, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ई लिखना था हम, बाय आर इंटू टी, यही एक्सप्रेशन बनेगा इसका। मैं कुछ मिस कर गया, लेट मी सी, नहीं यही सब ठीक है। अच्छा, कई बार ना फ्रीक्वेंसी ना देके हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी होती है, बात समझ लीजिए आप, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 2 पाई एफ के, तो यहां पे एफ किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई के। तो अगर सेम एक्सप्रेशन को मैं ओमेगा के साथ लिखना चाहूं तो व्हाट शुड आई राइट, एफ की जगह पे मुझे क्या पुट कर देना चाहिए, एफ की जगह पे मुझे ओमेगा बाई 2 पाई कर देना चाहिए। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई बी एल स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा बाई 2 पाई। तो पाई के साथ पाई कैंसिल, यानी कि ईएमएफ का एक्सप्रेशन बन गया 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। बात समझ रहे हैं। करंट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, करंट तो ई बाय आर होता है, तो 1/2 आर बी एल स्क्वायर ओमेगा, सिंपल। अच्छा, हीट डिसिपेटेड देखनी हो तो यहां पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, अगर आप इसको पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हीट का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास H इज इक्वल टू 1/4 आर बी स्क्वायर एल रेज टू पावर 4, क्योंकि एल स्क्वायर ऑलरेडी था, यहां पे एल की पावर 4 हो जाएगा, एल की पावर 4 साथ में ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। तो ये एक्सप्रेशन भी बन सकते हैं अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी की बजाय यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में बात करना चाहो, राइट। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद लेट्स ट्राई सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होंगी। जैसे पहले दो न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ बहुत याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद
वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन एंड्स ऑफ इट्स विंग्स हैविंग ए स्पैन, स्पैन का मतलब होता है फैलाव, 20 मीटर, गिवन दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज दिस एंड डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू 30 डिग्री एट दैट प्लेस। एक बात का आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन में हम ड्रॉ करते होते थे, लेट मी ड्रॉ दैट इन रफ। ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन हम ड्रॉ करते होते थे, राइट, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हम कहते थे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल नहीं है, इट इज़ एक्टिंग एट सर्टेन एंगल डेल्टा, जिसको एंगल ऑफ डिप बोलते थे, राइट। फिर इसके दो कंपोनेंट बना देते थे। नीचे को कौन सा कंपोनेंट होता था? नीचे को होता था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इधर को कौन सा कंपोनेंट होता था? सॉरी, उल्टा बोल गया। नीचे को होता था वर्टिकल कंपोनेंट और इधर को कौन सा होता था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब एरोप्लेन जो है वो अर्थ के हमेशा कौन से कंपोनेंट के साथ, मतलब उसको फ्लक्स को कट करता है? वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं पे भी आपको अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है और साथ में एंगल डेल्टा दिया है, डिप, तो ये समझ जाइए कि वहाँ पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एरोप्लेन की बजाय अगर ट्रेन भी चल रही है तो वो भी कौन से कंपोनेंट के साथ कट करती है? वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसी की डायरेक्शन में हो गया, तो इसकी वजह से तो कॉस जो है आपका उसके प्लेन के 90 डिग्री हो जाएगा और कोई भी फ्लक्स चेंज में या उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, राइट। तो जो कंट्रीब्यूशन है सारा किसका होता है? वर्टिकल कंपोनेंट का। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होता है। वर्टिकल कंपोनेंट बी वी किसके बराबर होता था? वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू टैन डेल्टा। अभी यहाँ पे क्या सीन है कि वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पता है कितनी? 5 इंटू 10⁻⁻⁴। टैन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 30। तो अगर मैं टैन 30 की वैल्यू पुट कर दूं और इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितना बनेगा? इसकी वैल्यू होती है टैन 30 की 1/√3। 1/√3 को अगर सॉल्व करूंगा, 1/√3 जो होता है इट इज इक्वल टू 0.577 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये चीज़ आ गई। चलिए, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अभी इसका क्या निकाल सकते हैं? ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसके बराबर होता है? वर्टिकल कंपोनेंट इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी। जो लेंथ है वो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उनकी जो टोटल लेंथ है वही आपके कंडक्टर की लेंथ होगी, क्योंकि उन्हीं के एंड्स के अक्रॉस आपको पूछा है ईएमएफ। तो अभी जो हमने ईएमएफ का कॉन्सेप्ट किया था कि जब कोई चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके लिए ईएमएफ का फॉर्मूला BLV होता है। तो बस मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, 5 इंटू 0.577 इंटू 10⁻⁻⁴। लेंथ स्पैन कितना है उसका? 20। और वेलोसिटी कितनी है? 900 किलोमीटर पर आवर है। तो उस 900 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकेंड में बदल लो, यहाँ पे लिख सकते हो कि जो v है वो या तो 900 किलोमीटर पर आवर है, या फिर अगर आप इसको 5/18 करके मीटर पर सेकेंड में बदलो तो वो 250 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो यहाँ पे एक 250 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 1.44 वोल्ट, यानी कि एक जो आपका क्लॉक सेल है वो जितना आपको पोटेंशियल देता है, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल देता है, लगभग उतना ही ईएमएफ उसके विंग्स के अक्रॉस जनरेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे बस एक रेलवे ट्रैक का क्वेश्चन है जिसके बीच में 1 मीटर का गैप है, तो ये आपकी लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गई, क्योंकि उन्हीं दो एंड्स के बीच में आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रेल्स व्हेन ट्रेन पासेस एट द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड मुझे 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूं तो 90 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनेंगे 25 मीटर पर सेकंड। चलिए, ये बात भी हो गई। आगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, लेकिन अर्थ जो ट्रेन है वो तो वर्टिकल कंपोनेंट को काटेगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अभी तो निकालना आ गया।
वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होता है? वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू tan डेल्टा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ उस जगह का जहाँ पे ट्रेन चल रही है, और यहाँ साथ में क्या आ गया? tan 60, राइट। इस चीज़ को अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 होता है 1.72, उसको सॉल्व करूं तो वो बनेगा 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करके 0.52 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अभी उसने EMF पूछा है, तो EMF वर्टिकल कंपोनेंट, लेंथ अक्रॉस द टू रेल्स इंटू स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो 0.52 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ कितनी है? 1 मीटर, तो उसी 1 को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और स्पीड कितनी है मीटर पर सेकेंड में? 25। अगर आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करो, द आंसर दैट यू विल गेट इज 1.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। बहुत कम पोटेंशियल है, मिली वोल्ट्स में है, 1.3 मिली वोल्ट्स, राइट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द टू रेलवे ट्रैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सर्कुलर मोशन के भी तो डिस्कस किए हैं केसेस, वहाँ पे चल पड़े। एक व्हील है जिसके अंदर 10 मेटालिक स्पूक्स हैं। स्पूक समझते हो? वो जो साइकिल का व्हील होता है उसमें वो लगी नहीं होती, तार होती हैं जो लगी हुई, ऐसे सपोज ये अपना यहाँ पे व्हील है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है एक्सल, इसमें ये ऐसे तारें लगी होती हैं, जो इन तारों को स्पूक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी 10 मेटालिक स्पूक्स लगी हुई हैं, हर एक की लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर लॉन्ग, और इसको रोटेट किया गया है किस स्पीड के साथ? 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सॉल्यूशन में चलते हैं इसके, ये दे रखी है हमें फ्रीक्वेंसी f, वो कितनी दे रखी है? 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, पर अपने को तो हर्ट्स या रेवोल्यूशंस पर सेकेंड चाहिए होता है, तो 120/60 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड आ जाएगा, RPS। तो ये बन जाएगी f, कितनी बन जाएगी यहाँ पे हमारी, इसको डिवाइड करें तो 2 RPS बन जाएगी, या 2 हर्ट्स बन जाएगी, एक ही बात होती है। चलिए, तो अब उसने क्या कहा है? इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH एट ए प्लेस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ये दे रखा है हमें, इन ए प्लेन नॉर्मल टू, मतलब एक ऐसे प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के क्या है? नॉर्मल है। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस तरह है, तो ये रिम कैसे पड़ा है? ये इस तरह से पड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इधर को हो जाएगा, तो इसका मतलब एंगल 0 बन जाएगा अपने आप, वो कंडीशन तो फुलफिल होगी ही यहाँ पे। चलिए, अगर एंगल 0 बनता है तो cos 0 1 हो जाता है, तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं रही। What is the induced EMF between axle and the rim? ये रहा एक्सल, मतलब एक तार आप यहाँ से निकाल दो, ये रहा रिम, ये एक तार यहाँ से निकाल दो, इनके बीच में कितना EMF डेवलप होगा? ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो आपको दे ही रखी है, कितनी? 0.5, राइट। इसको निकालते हैं, तो EMF इंड्यूस्ड कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला था उसका? हमने जो डेवलप किया था, πb लेंथ का स्क्वायर इंटू साथ में क्या थी? फ्रीक्वेंसी। चलिए, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3.14। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा है? 0.4 गॉस। अब ये गॉस में दे रखा है, गॉस को अगर हम टेस्ला में बदलें तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ लगता है साथ में, क्योंकि एक टेस्ला में, एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। लेंथ कितनी है इसकी? 0.5 मीटर, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। अगर इस सारी चीज़ को सॉल्व करूं तो EMF कितना बनता है? 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। बहुत कम अमाउंट में जो EMF है यहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट। सिंपल क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा रोटेशनल मोशन पे है। मेटालिक रॉड है 1 मीटर लेंथ की, और इसको रोटेट किया गया है किस फ्रीक्वेंसी से? 50 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलरेडी RPS में दे रखी है,
रेवोल्यूशंस पर सेकेंड में, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक एंड उसका सेंटर पे हिंज है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये डायग्राम दिखाई थी आपको, ठीक है। दूसरा एंड जो है वो रिम पे है, रिम का रेडियस भी कितना, ऑफ कोर्स 1, ठीक है, मेटालिक रिंग का, ठीक है। और जो एक्सल है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग, वो तो पता ही है, अगर ये रिंग है तो इसका एक्सल ये वाला रहेगा, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या हो गए, पैरेलल, इसका मतलब एंगल क्या बन गया 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, राइट। कैलकुलेट द ईएमएफ, अगर फील्ड कितना हो 1 टेस्ला, तो बस यहाँ पे भी ईएमएफ का फॉर्मूला लग जाएगा, वो फॉर्मूला अगेन सेम है, व्हाट इज दैट, ईएमएफ का वो जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज पाई बी एल स्क्वायर एफ, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू 3.14, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दे रखा था, जो लेंथ है मतलब सेंटर और रिम के बीच का डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर, इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50। अगर यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना बनता है 157 वोल्ट्स, दैट इज वेरी हाई पोटेंशियल, राइट। चलिए फटाफट से लास्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए सर्कुलर कॉपर डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर इन रेडियस रोटेट्स एट 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, तो ये इसकी क्या दे रखी है हमें, रेडियंस पर सेकेंड है, तो ओमेगा दे रखा है, राइट। यूनिट से आपको पहचान जाना है 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, और इसकी यहाँ पे जो रेडियस की बात कर रखी है वो रेडियस कितना दे रखा है हमें, दैट इज 10 सेंटीमीटर, चलो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। रेडियस इसका है, आई शुड डिनोट रेडियस विथ स्मॉल आर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, कहीं काम आएगा तो देख लेंगे, 10 सेंटीमीटर के मीटर कितने बनेंगे 0.1 मीटर। चलिए, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है वहाँ पे 0.2 टेस्ला, रेजिस्टेंस भी दे रखा है लास्ट पॉइंट में दैट इज 2 ओम, चलिए उसको कैपिटल आर लिख दिया। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब जो सर्कुलर डिस्क का आ जाए, ठीक है, चाहे वो सर्कुलर रॉड वाला जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था बोर्ड पे, तो दोनों के केस में जो ईएमएफ का फॉर्मूला वो तो वही रहता है 1/2 बी, बस वहाँ पे लेंथ का स्क्वायर था अगर रॉड है, यहाँ पे डिस्क है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, और आर कौन सा, आर रेडियस वाला आर, ध्यान रखेंगे रेडियस वाला आर, और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2, मैग्नेटिक फील्ड कितना था 0.2, रेडियस कितना था 0.1, उसका आ गया स्क्वायर, ओमेगा ऑलरेडी अपनी एसआई यूनिट्स में है तो वो कितना है, इट इज 20 पाई, तो 20 पाई साथ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो बहुत ही स्मॉल होगा 0.0628 वोल्ट, राइट। इतना ईएमएफ जो है वो सर्कुलर डिस्क के सेंटर और एंड में प्रोड्यूस होने वाला है। अगर आप इंड्यूस्ड करंट देखना चाहते हो, इंड्यूस्ड करंट का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट इज E/R। अब ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, बहुत ही स्मॉल सा 0.0628, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो ये तो करंट और भी कम जनरेट करेगा, कितना 0.0314 एम्पियर्स। सो दिस इज द आंसर। इतना सिंपल टॉपिक है। बाकी वो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि आप जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी दे सकते हो और राइट हैंड थंब रूल से भी दे सकते हो, तो वो दोनों ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।